नमस्कार दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इकोनॉमी में सामने निकल कर आई है और ऐसा बताया जा रहा है कि जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होता है सरकार का, ये एटलीस्ट 20 सालों में, मतलब यहाँ पर जो भी डेटा अभी तक मिला है उसमें पिछले 20 सालों में एटलीस्ट ये देखा गया है कि पहली बार 2019-20 का जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन था इसमें कमी आई है, डाउनवर्ड गया है। ये मतलब कि पिछले 20 सालों में जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो हमेशा ऊपर जाता था, लेकिन पहली बार ये कमी आई है। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली ऐसा क्यों हुआ है, इन सभी चीज़ के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा, इसमें 33,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ ला है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आई थिंक हम सबको पता होगा कि जो भी सरकार के पास टैक्सेस के फॉर्म में रेवेन्यू आता है उसको दो तरीके से आप बांट सकते हो। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स का बेसिक मतलब होता है कि जो यहाँ पर पैसा दे रहा है वो डायरेक्टली सरकार को दे रहा है। जैसे कि पर्सनल इनकम टैक्स आपने सुना होगा, राइट? तो जो भी आपकी इनकम होती है तो आप क्या करते हो, टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, उसमें जो भी आपको टैक्स देना होता है वो आप डायरेक्टली सरकार को देते हो। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। दूसरी तरफ होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि आज के डेट में सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स है हमारे देश के अंदर GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कंज्यूमर है, जो बायर है, मैं और आप जब बाजार में जाते हैं तो यहां पर क्या करते हैं, शॉपकीपर को पे करते हैं GST, और शॉपकीपर क्या करता है, फिर वो सरकार को देता है। मतलब ये जो टैक्स है ये इनडायरेक्टली जा रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ध्यान रखिएगा, ये जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लिखे हुए हैं वो ज़्यादातर अब आज के डेट में GST में सब अज्यूम कर चुके हैं। मतलब कि सब कुछ एक सिंगल टैक्स में आ चुका है, दैट इज GST। और दूसरी तरफ जब हम डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो यहां पर मेनली दो टैक्स की हम बात कर रहे हैं, दैट इज पर्सनल इनकम टैक्स हो गया और दूसरा है कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, ये सबसे बड़े टैक्सेस होते हैं डायरेक्ट टैक्स के अंदर। तो यहां पर जो हम करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स के बारे में। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू यू, राइट? तो यहां पर जो ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स मॉपअप है ये पहली बार पिछले 20 सालों में कमी आई है। कितनी? 5% की। मतलब कि पिछले साल जितना भी टैक्स कलेक्शन हुआ था उससे इस साल, दैट इज 2019-20 में 5% की कमी आई है। सपोज मैं कहता हूं यहां पर कि 2018-19 में सरकार को 100 रुपीज रेवेन्यू आया था, लेकिन 2019-20 में अब सरकार को 5% की कमी आई है। एग्जैक्टली ये कितनी आई है? 4.92% की, लेकिन मैं कह रहा हूं 5%। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2019-20 में सरकार के पास 95 रेवेन्यू आया है। तो ये 20 सालों में पहली बार कमी आई है। पहले क्या होता था कि हमेशा बढ़ोतरी होती थी, जैसे कि 50 से 55 हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, 100 हो गया, लेकिन पहली बार ये रिवर्स में गया है। इसी चीज को आप दोस्तों यहां पर ये जो ग्राफ है आप देख सकते हो, 2000 से लेकर आप ये देख सकते हैं ना, पिछले 20 साल का रिकॉर्ड है। 2000 से लेकर आप देखिए, हर बार यहां पर आपको भले ही कभी थोड़ा कम बढ़ोतरी होता होगा लेकिन हमेशा ये बढ़ा ही है, कभी आप इसमें गिरावट नहीं देखेंगे, राइट? लेकिन 2018-19 में भी ये बढ़ा था, लेकिन क्या हुआ है, जो 2019-20 है उसमें यहां पर कमी आई है। अब कमी कितनी आई है, अब आप इसको और थोड़ा सा एनालाइज करिए। 2014-15 से भी अभी आप देख सकते हो ये आपका बढ़ा है। तो 2018-19 में ध्यान से देखिएगा कितना डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ था सरकार का, ये हुआ था 12,98,000 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, लेकिन इस बार 2019-20 में कितना कलेक्शन हुआ है? 12.33 लाख करोड़। आ गया समझ में? तो पहली बार ये गिरा है। अब ये कितना गिरा है अगर आप कंपेयर करोगे, ये गिरा है आपका करीब 5%। लेकिन इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। वैसे अगर आप देखेंगे सरकार के पास जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन आया था वो आया था करीब आपका 14 लाख करोड़ के आसपास। मैंने अभी आपको कितना बताया, आया है आपका 12.33 लाख, लेकिन मैं अब कह रहा हूं आपको 14 लाख करोड़ आया था। लेकिन आपको पता है ना कि सरकार को कुछ रिफंड भी लेना होता है, जो भी आता है वो सरकार नहीं रखती है, उसमें से कुछ रिफंड में चला जाता है। तो सरकार ने क्या किया, इसमें से 1.68 लाख करोड़ ये रिफंड दे दिया, और इसीलिए ये जो एक्चुअल है आपका वो कितना आया है, 12.33 लाख करोड़। आ गया ये चीज समझ में? अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं
टैक्स बॉयंसी का। कई लोग इसको नहीं समझ पाते, लेकिन बहुत ही सिंपल शब्द में पहले आप इसको समझिए। देखिए एक एग्जांपल समझते हैं। मैं कहता हूं एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। पर्सन ए का भी जो वेट है, वजन है, वो भी 100 किलो है। पर्सन बी का भी वजन 100 किलो है। मैं कहता हूं दोनों लोग यहां पर रोज एक्सरसाइज करते हैं, 10 किलोमीटर दौड़ते हैं, दोनों लोग दौड़ते हैं, ठीक है। दोनों का वेट भी सेम है, दोनों लोग सेम एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है जो वजन है वो दोनों का सेम रेट से गिरेगा? नहीं गिरेगा, जरूरी थोड़ी है, राइट। दोनों लोग एक्सरसाइज तो 10 किलोमीटर कर रहे हैं, लेकिन वजन हो सकता है कि ए का यहां पर जल्दी गिर जाए, वो 80 केजी गिर जाए, एक महीने के अंदर 80 केजी तक आ जाए, और जो बी का वजन है वो 95 केजी ही रहे, मतलब सिर्फ 5 केजी का गिरावट हो। तो यहां पर क्या हो रहा है कि आप एक्सरसाइज तो कर रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि परिणाम सेम हो हर एक पर्सन के लिए। वैसे ही टैक्स बॉयंसी भी इसी तरह का एक चीज है। मतलब कि इसका यह होता है कि आपके जब जीडीपी में बढ़ोतरी होती है तो आपका टैक्स रेवेन्यू में कितना चेंज आता है, ठीक है। इसको आप एग्जाम्पल से रिलेट करेंगे तो ये जो वजन है आपका 100 किलो, ये आपका हो गया जीडीपी, और जो चेंजेस आया है आपके वजन में आपसे एक्सरसाइज की वजह से, वो होता है आपका टैक्स रेवेन्यू। मतलब कि अगर मैं कहता हूं कि जीडीपी हमारी 10% से बढ़ी है, अब जीडीपी 10% से बढ़ी है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके इकोनॉमी में ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का। अब ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो यहां पर जो टैक्स है सरकार के पास वो भी तो ज्यादा आएगा। जब प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो टैक्स भी ज्यादा आएगा सरकार के पास। इसकी वजह से सरकार का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ता है। लेकिन ये टैक्स कलेक्शन कितना बढ़ता है, ये एक्चुअली बताता है आपका रिलेशनशिप ऑफ टैक्स बॉयंसी। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए और अच्छे से समझ में आएगा। सपोज मैं कहता हूं कि पिछले साल आपका टैक्स कलेक्शन था 100 रुपीज, लेकिन इस साल आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ गया 120। मतलब कि डिफरेंस कितना आया, ग्रोथ कितने से हुआ टैक्स कलेक्शन का, ये हुआ आपका 20% से ग्रोथ, राइट। लेकिन अगर मैं कहता हूं आपकी जीडीपी ग्रो कर रही है 10% के हिसाब से, हम कहते हैं ना जैसे हमारी जीडीपी इस समय 4.2%, 5% जितनी भी है, मैं कहता हूं हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट 10% से ग्रो कर रही है, तो अब आपको क्या करना होगा इसमें, यहां पर 20%, 20 क्या है बेसिकली आपका, ये आपका ग्रोथ इन टैक्स कलेक्शन है। 100 से आपका टैक्स हो गया 120, तो 20 डिवाइडेड बाय आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है 10। तो यहां पर अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका टैक्स बॉयंसी कितना निकल के आएगा, ये आएगा आपका 2। इसी को हम कहते हैं टैक्स बॉयंसी। अब इसी चीज को मैं आपको इस पर्टिकुलर जो ईयर गया है आपका 2019-20, यहां पर टैक्स बॉयंसी कितना रहा है, अब आप ये देखिए पिछले साल यहां पर टैक्स कलेक्शन हुआ था करीब 12,97,000 करोड़ का, ठीक है। यहां पर इस बार मैं कहता हूं टैक्स कलेक्शन हुआ है 14 लाख करोड़ का। तो यहां पर क्या हुआ, जो चेंज हुआ है आपका पिछले साल के मुकाबले इस साल, यहां पर जो ग्रोथ आई है आपकी टैक्स कलेक्शन में, ये आई है आपकी करीब 8% के हिसाब से, ठीक है। लेकिन यहां पर जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, ध्यान रखिएगा मैं जब जीडीपी ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूं तो जो हमने डिस्कस किया था पहले वाले लेक्चर्स में, वहां पर मैंने आपको रियल जीडीपी ग्रोथ रेट बताया था जो कि इस समय कितना था 4.2%। लेकिन टैक्स बॉयंसी जब हम निकालते हैं तो यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं नॉमिनल जीडीपी, तो नॉमिनल जीडीपी आपकी रही थी 7.2%। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 8.03 डिवाइडेड बाय 7.2%, आपकी जो टैक्स बॉयंसी है ये निकल कर आती है 1.12%, परसेंट नहीं, इसको 1.12 बोलेंगे बेसिकली, ठीक है। तो यही आपकी टैक्स बॉयंसी है। आ गया समझ में? तो ध्यान रखना जब भी कोई आपके जीडीपी में चेंज होता है, आपकी जीडीपी बढ़ती है, उससे आपके सरकार के टैक्स कलेक्शन पर क्या असर पड़ रहा है, यही आपकी टैक्स बॉयंसी दिखाती है। जितना ज्यादा ऊपर होगा आपका टैक्स बॉयंसी, उतना ज्यादा इसका मतलब हुआ कि आपका जो टैक्स कलेक्शन है वो ज्यादा हो रहा है आपके जीडीपी बढ़ने से, ठीक है। यही बेसिक मतलब है। यहां पर आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट टैक्स कितना रहा है, पर्सनल इनकम टैक्स कितना रहा है, इसको अलग अलग भी बताया गया। इसमें आप क्लियरली देख सकते हो जो टैक्स बॉयंसी है पर्सनल इनकम टैक्स में काफी अच्छा है, लेकिन जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसमें टैक्स बॉयंसी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि यहां पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का क्या कहना है कि ये जो पहली बार टैक्स कलेक्शन में गिरावट हुई है। देखिए यहां पर सीबीडीटी का ये कहना है कि ये जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है ये एकदम सही बात है कि पहली बार यहां पर कमी आई है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, ये हमें पता था कि ये आने वाला है और ये टेम्पररी इन नेचर है, आगे चलकर ये वापस से ग्रोथ पालेगा काफी अच्छी। क्योंकि इसका रीजन बताया जा रहा है जितने भी हिस्टोरिक टैक्स रिफॉर्म्स लिए गए हैं इसकी वजह से यहां पर टैक्स कलेक्शन में गिरावट आई है, और हायर रिफंड, मैंने आपको रिफंड बताया था ना यहां पर कि सरकार ने 1.68 लाख करोड़ का रिफंड दिया है, तो ये भी एक असर डाला है। मैं आपको एग्जैक्ट रीजन दोस्तों बताता हूं कि रीजन क्या रहा है डिक्लाइन में। देखिए आपने कई सारे रिफॉर्म्स देखे होंगे पिछले साल, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स में सरकार ने जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनके लिए कमी लाई थी। मतलब कि
25% कर दिया था। काफ़ी बड़ी कमी लाई गई थी। आई थिंक 33 या 35% से इसको डायरेक्टली 25% पे लाया गया था। दूसरी तरफ अगर हम बताएं नए इंडस्ट्रीज़ के लिए, नए अगर कोई कंपनी सेटअप करता है उनके लिए जो टैक्स है वो सिर्फ 18% के हिसाब से लगेगा। तो भी ये भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न था। दूसरा है यहाँ पर जो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स होता है, मतलब कि यहाँ पर बेसिकली सरकार क्या करती है कि जो कोई भी टैक्स पे नहीं करता है उसको मिनिमम कोई टैक्स पे करना होता है, उसका भी जो रेट है सरकार ने क्या किया, करीब 18.5% से घटाकर 15% कर दिया। तो ये भी एक इसकी वजह से कमी आई है। और आपने देखा होगा कि सरकार ने यहाँ पर जो इनकम टैक्स होता है उसके अंदर बहुत सारे बदलाव किए थे इस साल बजट में। आपने देखा ना जो इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर 5 लाख तक जिसकी इनकम है उसको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, और बाकी लोगों के लिए थोड़ी सी इसमें कमी लाई गई थी। तो इसी की वजह से ये सारे मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको जो टैक्स कलेक्शन है वो पहली बार गिरते हुए दिखेगा। मैं यहाँ पर बता दूं कि कौन से ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। आप क्लियरली देख सकते हो महाराष्ट्र, क्योंकि मुंबई एक बहुत बड़ा रीजन है जहाँ पर टैक्स कलेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आप देख सकते हो दिल्ली है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आप मुझे बता सकते हो इस समय कि हमारे देश में डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन ज़्यादा होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन? देखिए अगर आप पहले देखेंगे 1990 के पहले, तो इनडायरेक्ट टैक्स काफ़ी ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा। मतलब जितना भी सरकार के पास टैक्स आते थे उसका 80-85%, सोचिए इतना ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में आता था। और आपको पता ही है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो डायरेक्टली जो लोग हैं, स्पेशली मिडिल क्लास और जो पुअर लोग हैं, उनके ऊपर बहुत असर डालता है, क्योंकि सभी लोग जो गुड्स खरीद रहे हैं उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो पहले इतना होता था और जो डायरेक्ट टैक्स है ये काफ़ी कम होता था, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे यहाँ पर जो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है वो काफ़ी बढ़ गया। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस समय जो पिछला साल बीता है यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा था कि डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन ज्यादा था? अब जाने से पहले मैं आपको इसका इंपैक्ट भी बता देता हूं कि जब टैक्स कलेक्शन कम होता है तो ऑब्वियस सी बात है, जब टैक्स कलेक्शन कम होगा लेकिन सरकार का एक्सपेंडिचर तो उतना ही है। अब जब सरकार का एक्सपेंडिचर उतना है और टैक्स कम हो रहा है, मतलब कि जो रेवेन्यू है वो कम हो रहा है। इसकी वजह से सरकार को ज़्यादा बोरो करना पड़ता है, ज़्यादा उधार लेना पड़ता है। ज़्यादा सरकार उधार लेगी तो जो फिस्कल डेफिसिट है आपका वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसीलिए मैंने आई थिंक पिछले वीक ही यहाँ पर एक वीडियो बनाया था कि सरकार का फिजिकल डेफिसिट का टारगेट था 3.7% ऑफ जीडीपी, जो कि बढ़कर हो गया है आपका 4.6% ऑफ जीडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20। और इसी की वजह से इसका काफ़ी असर होता है। जैसे कि आपने देखा होगा मूडीज़ के द्वारा यहाँ पर जो रेटिंग है इंडिया की, भारत की, उसको डाउनग्रेड की गई थी। इसके ऊपर भी हमने काफ़ी अच्छे से विचार किया था। तो आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा इससे रिलेटेड। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। जो लोग स्टैटिक पार्ट पढ़ना चाहते हैं, जो लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर इकोनॉमी आता है, वहां पर आप काफ़ी अच्छे से इस पर्टिकुलर 1000 MCQ के माध्यम से स्टडी IQ ऐप पर जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। ऑलरेडी मेरा जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उस पर ये कोर्स ऑलरेडी चल रहा है। और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप ये सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।